नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज इज करेंसी। माई सेल्फ मेहुल सेलड़िया। आज हम थोड़े बहुत टॉपिक देखेंगे। आज हम देखेंगे थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज साइंस एंड टेक का टॉपिक है। LTE, VoLTE एंड 5G बेसिक डिटेल्स है। VoLTE का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE जो बहुत सारी जगह पे कन्फ्यूज़न था कि 3G है, लेकिन 3G नहीं है, वो है तो वो 4G का ही पार्ट। लेकिन इसमें जब आप कॉल लगाते हो तब डेटा उसके वजह से कॉल नहीं लगता। जो कॉल लग रहा है वो सेल्यूलर नेटवर्क जो है 3G उसके ऊपर से कॉल लग रहा था, ठीक है। इसके अलावा VoLTE में डेटा और कॉल दोनों इंटरनेट डेटा की वजह से लग रहा है, यानी आपका कॉल ड्रॉप नहीं होगा। फिर कॉल ड्रॉप मीन्स आप जब कॉल कर रहे हो तो वापस उसी टाइम डेटा भी यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 2G 3G में कैसा होता था कि सिग्नल चेंज होने की वजह से बैटरी ज़्यादा चली जाती थी मोबाइल की। अभी इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर शुरुआती दिनों में अभी सिस्टम एडॉप्टेड नहीं हुआ, इसलिए कॉल ड्रॉप की समस्या भी आ रही होगी आपको। एंड कॉल और डेटा एक दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो बात हुई 4G की, लेकिन अभी हम उससे भी आगे चले गए हैं। कहाँ गए हैं? 5G तक। पूरी दुनिया में अभी 5G का चलन चल रहा है। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रायल एरर पर बहुत सारे इलाकों में 5G का ट्रायल भी चला रही है, ठीक है। 5G क्या है? वन टाइप से एक बैंडविड्थ ही है सेल्यूलर नेटवर्क की। इसमें करीबन 100 टाइम्स बेटर फास्टर स्पीड आएगी 4G से। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी बहुत सारी चीज़ों में तेज़ी आ सकती है। डिजिटल ग्रोथ में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। ये GS3 का टॉपिक है, साइंस एंड टेक UPSC सिलेबस। पिछले साल 2019 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले 1G 1980 में आया था। एनालॉग रेडियो सिग्नल्स और ओनली वॉइस कॉल्स इसमें हो सकते थे। फिर आया 2G 1990 में। डिजिटल रेडियो सिग्नल्स और वॉइस और डेटा दोनों का यूज़ हो सकता था 64 kbps स्पीड पे। फिर आया 3G, इसमें 2000 में आया था। 1 से 2 Mbps की स्पीड आती थी और वॉइस ओवर वीडियो कॉल भी हो सकता था, कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती थी, यानी अच्छी एक पहल थी। उसके बाद आया 4G 2009। वैसे एक्चुअली में तो मुकेश अंबानी जियो लाए तब से अच्छा हुआ है, लेकिन शुरुआती ट्रायल 4G 2009 से हुई। इसकी करीबन स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps तक की मानी जाती है। और ये आने के बाद 3D वर्चुअल रियलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब आ रहा है 5G। इंडिया का प्लान करीबन 2022 तक है लाने का। अभी हमारे पास इतनी टेक्निकल सुविधा नहीं है हमारे देश पे, क्योंकि पूरा मॉडल चेंज करना पड़ेगा। अभी आपका जो डिवाइस है वो चेंज करना पड़ेगा। 4G में से 5G में शिफ्ट होने के लिए कस्टमर को अभी जो खर्च है वो भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अभी इंडिया के लिए इतना सूटेबल नहीं कि डायरेक्टली अडॉप्ट कर सके। पूरे इंडिया का सिस्टम बदलना पड़ेगा। अपग्रेडेशन सिम का होगा, डिवाइस का होगा 2022 में भी इंडिया, ठीक है। अभी कोविड-19 की वजह से कब आएगा वो उसका भी कुछ नहीं बोल सकते। इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम। और IoT जैसे बात हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपकी हर चीज़ है। घर में कार होगी, घर में TV होगा, फ्रिज होगा, AC होगा, सभी चीज़ आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, वो भी फास्ट स्पीड पे। डिजिटल ग्रोथ इंडिया की हो सकती है, ठीक है। स्पीड करीबन 100 टाइम्स, यानी आप समझ सकते हो अभी जो आ रही है 9-10 Mbps उससे 100, यानी पूरा 1 Gbps को क्रॉस कर जाएगा। डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, फिर वर्चुअल गेम प्ले कर सकते हो, होम थिएटर, वो सब
पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है अभी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019, इसमें भी इसका उल्लेख था। भारत नेट हर गांव पंचायत को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट की मदद से, इसका भी एक रोल होगा। ठीक है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उनको भी बोला है कि 5G के लिए रोड मैप बनाइए आप। फिर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, इसमें भी 5G का उल्लेख है। तो भी चाइना की और इंडिया में पहले बात हुई थी कि थोड़ा बहुत हुवाई के ऊपर जा सकता है ये शिफ्ट, लेकिन अभी चाइनीज़ एग्रेशन की वजह से ये भी डिले हो सकता है। अमेरिका भी एग्रेसिव है चाइनीज़ कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिले उसकी मदद के लिए। ठीक है, फिर साउथ कोरिया, ये फर्स्ट कंट्री है 5G को अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हुई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स, लेट अस पुट वन वर्ड हियर। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट आया कब था? 2017 में। बात अभी हो रही क्यों? 2019 में आया था क्वेश्चन UPSC 2019 GS1। ठीक है, सोशल इशूज़ है, करंट टाइप का क्वेश्चन, लेबर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की इस वेबसाइट है labor.gov.in। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि 1961 जब हमारा देश था आज़ाद हुआ, उसके बाद 1961 में ये एक्ट बना था मैटरनिटी बेनिफिट, लेकिन उसमें अमेंडमेंट लाया है, वो 2017 में आया है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए लेटेस्ट हम देख लेते हैं एक साथ। टॉपिक 1, फुल पेड एब्सेंस, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट होगी उनको पैसा भी मिलेगा, सैलरी और छुट्टी भी मिलेगी। कितनी? पहले 12 वीक थी, अब 26 वीक है। ठीक है, जो जगह एस्टेब्लिशमेंट जो भी होगा वहाँ पर अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो ये नियम वहाँ पर लागू होगा। अगर महिला को ऑलरेडी 2 बालक है, 2 चाइल्ड है, तो उनको 26 नहीं 12 वीक की छुट्टी मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो सही। और दूसरा, अगर आपने एडॉप्ट किया है चाइल्ड को, 3 महीने से नीचे का चाइल्ड होगा, तो बालक के लिए आपको 12 वीक की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, यानी कब से? एडॉप्शन डेट की, एडॉप्शन जो किया होगा उससे 12 वीक, यानी कि करीबन 3 महीने। ठीक है, और कमीशनिंग मदर के लिए भी यह लागू होगा, यानी कि जिनके पास से एडॉप्ट किया उनको भी देना पड़ेगा यह छुट्टी। दूसरा, जो भी संस्थाएं होगी उनको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उनको अपने वहाँ पर जो भी वुमन एम्प्लॉय है उनको जब भी ज्वाइनिंग होगी उनकी, तभी ये सब चीज़ें उनको एजुकेट करवानी पड़ेगी कि आपको ये लाभ मिल रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम ही। फिर 50 से ज़्यादा लोग हो गए जिस कंपनी में, वहाँ पर क्रैचेस, यानी एक प्रकार से बच्चे खेल सके ऐसी जगह, उनका निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मदर होगी उनको दिन में 4 विजिट वहाँ की अलाउ करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मेल हो गए, लेडीज़ माँ तो होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा भी होगा जिन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया और सिंगल फादर है, मेल सिंगल पेरेंट, तो उनको चाइल्ड केयर लीव के लिए 730 टोटल उनका जो पीरियड होगा सर्विस में, उस 730 डेज़ की उनको चाइल्ड केयर लीव के नाम पे छुट्टी मिलेगी। लेकिन ये जो रूल है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही लागू होगा 730 डे फॉर सिंगल फादर। ओके, 1961 से पुराना एक्ट था, 2017 में अमेंड हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज़ है। ये सब रूल्स तो बना दिए, लेकिन इश्यूज़ क्या है कि अगर कोई लड़की होगी
जो कि एज होगी जब उसकी माँ बनने की, तो वो जब जॉब ढूंढने जाएगी तो उनको कोई जॉब ही नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि हमको यही खर्च हमें उठाना पड़ेगा। तो जॉब मिलना उनके लिए मुश्किल होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत प्लान किया था कि 400 करोड़ की सहाय हम देंगे जो एम्प्लॉयर छुट्टी दे रहे हैं उनको मदद करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट बियरिंग करने के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको जॉब छोड़नी पड़ती है इनकी मदद से, ये जब उनकी एज प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ये सोशल इश्यूज़ था। उसके साथ एक इशू रिलेटेड है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, सरोगेसी। ठीक है, सरोगेसी का गुजराती मीनिंग या फिर हिंदी मीनिंग देखें तो किराए पर ली हुई गोद, यानी आप पेरेंट्स है लेकिन बच्चा किसी दूसरी माँ की है, गोद से पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी तो कुछ एक्ट नहीं बना है, लेकिन कमर्शियल जो उसका यूज़ होता था, सरोगेसी का कमर्शियल यूज़, तो उसको बैंड करने के लिए एक बिल आया था 2019 में। अभी एक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बिल की बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये जो कमर्शियल यूज़ हो रहा है धंधा, उसको बंद करवाना पड़ेगा। और अल्ट्रुइस्टिक यानी कि खुशी की वजह से अगर आपको ये करना पड़े सरोगेसी तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और सिंगल जो इसमें क्या होता है कि कभी कभार कोई विडो होती है, डिवोर्सिस होती है, या फिर कोई नॉन हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है, या फिर सिंगल्स होते हैं, उनको अगर पेरेंट्स बनना है तो सरोगेसी उनके लिए इजीली ऑप्शन था। लेकिन अभी जो बैंड हो जाएगा तो उनको ये नहीं ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या होगा, अब तक आनंद एक एग्जांपल था आर्टिकल में, आनंद गुजरात में जो है वहाँ पर इसका एक क्लिनिक ही था। वहाँ पर कई लेबर वर्कर होती थी, तो उनको पूरे साल में करीबन 5 से 6 लाख रुपये पर एनम मिलता था। साथ में उनको रहने का, खाने का, कुछ काम ना करने का, अच्छा भोजन मिलने का, ये सब सुविधा भी उनको मिलती थी। और कभी कभार तो जो पेरेंट्स फॉरेन होते हैं, कैनेडियन या अमेरिकन ऐसे, तो उनको पूरी ज़िंदगी भी उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा था। ठीक है, उनके लिए अच्छा था, लेकिन अब बैंड हो जाएगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। बिल हुआ है, बिल को मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अभी एक्ट नहीं बना है। ठीक है, एक प्रकार से हम बोले तो रेगुलेशन बिल है, रेगुलेशन बिल। इसमें कमर्शियली सरोगेसी को बैन करेंगे और सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को ही परमिट करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी डिफाइन की गई है। अगर आप इनफर्टाइल है पेरेंट्स बनने के लिए, तो जो सरोगेट मदर होगी वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए आपका। अगर विडो या डिवोर्सी है तो उनको अलाउ किया है सरोगेसी का यूज़ करने के लिए। फिर इंश्योरेंस कवर, जो सरोगेट मदर होगी उसको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। कितना? 36 मंथ का, 12 तेरी 36, टोटल 3 इयर्स। ठीक है, तो इतने लाभ के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये सब सोचा है। फिर ये सरोगेसी जो पहले फॉरेनर यूज़ करते थे, अब उनके लिए अलाउड नहीं है। अब सिर्फ इंडियन पेरेंट्स ही ऑप्ट कर सकते हैं सरोगेसी के लिए। ठीक है, उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किसके लिए? एसेंशियलिटी, उनको ज़रूरत है उसको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट में। एलिजिबल है कि नहीं वो भी दिखाना पड़ेगा। फिर बाइंडिंग हो गई कि वो जो भी बालक चाइल्ड पैदा होगा उनको कभी छोड़ेंगे नहीं, और उनको सभी राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं। फिर जो भी क्लिनिक्स, मैंने आनंद की बात की, वैसे वो सब क्लिनिक्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज बहुत अच्छी बात है। और जो भी सरोगेट मदर होगी उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आप ये सिलेक्ट करोगे क्योंकि ये इनका कुछ आपको डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे इसमें। तो ये टॉपिक था सरोगेसी का।
ये दो टॉपिक के बारे में बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक भी है, वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, वाइट बोर्ड क्लियर। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बाइंडिंग, सिग्नेटरी बाइंडिंग है। किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट सशक्त। इसका मेन इशू क्या है? जो बैड लोन्स है उसको रिजोल्व करना है, और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उनको सॉल्यूशन लाना है, उनका रिजोल्यूशन लाना है। इसमें 3 टाइप की कैटेगरी दी गई है। किस तरीके से कैटेगरी दी गई है? 50 करोड़ तक, 50 से 500 एंड 500 से ज़्यादा। जो 50 करोड़ तक की बैड लोन होगी वो बैंक अपने लेवल पर ही मैनेज करेगा। अगर 19 डेज़ में वो नहीं कर पाता है तो आगे जाएगी। उसके बाद 500 तक इसमें इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट होगा, और 180 डेज़ रिजोल्यूशन तक उसका प्लान बनेगा। और अगर नहीं हुआ 180 डेज़ के अंदर तो NCLT इसके अंतर्गत रेफर होगा। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। और अगर 500 के ऊपर गया तो इंडिपेंडेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि सपोर्ट करेगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और क्या करेगा? उनका मेन एम टू हेल्प कंसोलिडेट स्ट्रेस्ड फंड। जो बैड लोन्स है उसको कंसोलिडेट करना है। ठीक है, अभी ये NCLT वो क्या है, वो भी न्यूज़ में था पिछले साल बहुत तक। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी कि एक लॉ के ऊपर इंटरप्रेट करके उसको बनाया गया है। कंपनीज एक्ट, उसका जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट 2003 है, उसके अंतर्गत ये क्या काम करेगी? इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है IBC 2016 के अंतर्गत, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके अंतर्गत NCLT का काम होगा। जो भी ट्राइब्यूनल अपील होगी वो डायरेक्टली NCL, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल, इसके अंतर्गत होगी। और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जो भी होगा उन्होंने अपहेल्ड किया है IBC एंटायरली। यानी कि ट्राइब्यूनल ने अगर कुछ केस सुनाया, जजमेंट दिया, तो उसकी अपील कहाँ पर होगी? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। अगर इसमें भी कुछ दिक्कत है तब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपहेल्ड किया है IBC को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो ये फंक्शन ये हुआ कि नो कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन ऑन NCLAT। तो ये बेसिक ये बात हो गई। फिर दूसरा एक टॉपिक है पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत ही सिंपल बेसिक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसमें जो चेयरमैन होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, वो करती है एडवाइस किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी है, लेकिन जो मेन फाइनल डिसीजन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर बैंक में जो चेयरमैन की नियुक्ति होगी वो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो करेगी। ठीक है, ये जो BBB है वो किसके अंतर्गत आया है? इंद्रधनुष मिशन का एक पार्ट है, जिसका मेन मिशन यही था टू रिवैम्पिंग यानी रिनोवेट करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो ये बेसिक थोड़े बहुत टॉपिक हुए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियोस को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।